द सेकेंड पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 1। सो पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने कवर अप किया था मीनिंग एंड नेचर एज वेल एज स्कोप ऑफ मार्केटिंग। अभी हम लोग कवर अप करेंगे इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग के साथ। तो एग्जाम में इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग का क्वेश्चन आता है तो उसे कभी भी एक सिंगल बोरिंग पैराग्राफ में तो नहीं लिखना। सबसे पहले उसको ध्यान रखना है कि आप बुलेट पॉइंट्स में लिखें। तो जिस तरह से मैंने इसमें प्रेजेंट किया आप इस तरह से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं फॉर गुड मार्क्स। ओके, और एज वेल एज ये थोड़ा सा इजी रहता है समझने के लिए एंड आप अपने आप से भी लिख पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे कि बिजनेस फर्म्स के लिए क्या फ़ायदा है, कंज्यूमर के लिए फ़ायदा क्या है और एज अ सोसाइटी क्या फ़ायदा है और इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। सबसे पहले बात करेंगे अगर हम बिजनेस फर्म की, तो बिजनेस फर्म के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग। सबसे पहले तो प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करती है। तो मार्केटिंग किसी भी कंपनी का ग्रोथ इंजन होती है। ये मार्केट में डिमांड क्रिएट करता है जिससे कि सेल्स बढ़ती है और सीधे कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट होता है। और ये मार्केट में ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ाती है। ब्रांड अवेयरनेस एज वेल एज रेपुटेशन बढ़ाती है। इससे क्या होता है, गुडविल क्रिएट होती है और अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट होता है। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन सोर्स का काम करता है जिससे कि कस्टमर को पता चलता है कि कस्टमर का पता चलता है कि उसका जो कस्टमर का टेस्ट वगैरह है वो बदला है। तो फिर हम उसे लाइव फीडबैक भी ले सकते हैं कि अब उनको क्या चेंजेस चाहिए। तो जो भी चेंजेस चाहिए होता है फिर डेवलपमेंट टीम को पता चलता है, तो उस हिसाब से फिर हम लोग चेंजेस कर देते हैं। दूसरा सेकंड है आपका टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के लिए क्या बेनिफिट है मार्केटिंग का या फिर क्या इंपॉर्टेंस है। तो मार्केटिंग हमारी डे टू डे लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाता है। तो ये हमें मार्केट में ढेर सारे चॉइसेस देता है क्योंकि हेल्दी कंपटीशन की वजह से अलग अलग ब्रांड्स कॉम्पिटिटिव प्राइस पर बेहतर प्रोडक्ट लाते हैं। साथ ही इंफॉर्मेटिव एड्स के थ्रू ये कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ाता है ताकि हमें प्रोडक्ट का के फीचर्स और स्टडी सेफ्टी गाइडलाइंस का पता चले। ओके, नेक्स्ट है टू द सोसाइटी। अब सोसाइटी के लिए क्या फ़ायदा है, तो सोसाइटी के लिए इसका बहुत बड़ा कह सकते हैं स्केल है। तो ये सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करता है। सबसे पहले तो क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आपकी जो मार्केटिंग जैसे फील्ड्स हो गई, जैसे लॉजिस्टिक्स हो गई, रिटेल एडवर्टाइजिंग हो गई, रिटेल मीडिया, डिजिटल मीडिया हो गई, एनालिटिक्स हो गई, तो ये सब बहुत सारी मिलियंस ऑफ जॉब्स को क्रिएट करता है। और इसके साथ ये ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन भी करता है। अब कैसे करता है ये बताती हूँ मैं आपको। मतलब इस रिसर्च से हमें पता चल जाता है कि मार्केट में किस चीज़ की सच में डिमांड है। अब हमें पता चल गया किस चीज़ की डिमांड है तो हम ओवर प्रोडक्शन नहीं करेंगे और हमारा जो वेस्ट है वो उतना नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन। अब आ जाते हैं फंक्शंस पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चार्ट बनाओ, आप चार्ट को प्रॉपरली देख सकते हैं, इससे हम समझेंगे सारी चीज़ों को। तो बात करते हैं एक हाई वेटेज टॉपिक पर जो कि आपका हो गया फंक्शंस वाला। तो मैनेजमेंट थ्योरी में मार्केटिंग के फंक्शंस को हमने 3 स्ट्रक्चरल कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जैसे पहला है आपका एक्सचेंज फंक्शन, फिर आपका फिजिकल फंक्शन एंड देन फैसिलिटेटिंग फंक्शंस। तो फंक्शन की कैटेगरी में पहले हम आ जाएंगे। अगर एक्सचेंज की फंक्शन की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली यहाँ पर इसको 2 कोर काम होते हैं। पहला है बाइंग एंड असेंबलिंग। बाइंग एंड असेंबलिंग से क्या समझ रहे हैं आप। बाइंग एंड असेंबलिंग का मतलब है अलग अलग सप्लायर से सही रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करना ताकि इन्वेंट्री हमारे पास हमेशा रेडी रहे। दूसरा है सेलिंग। सेलिंग क्या बात कर रहा है, सेलिंग मतलब अपने कस्टमर्स को ढूंढना, प्रमोशन के थ्रू डिमांड क्रिएट करना और सेल नेगोशिएशन को कंप्लीट करना। फिर आती है आपका जो है फंक्शंस ऑफ फिजिकल सप्लाई। फिजिकल सप्लाई में इसमें क्या आएगा, पहला आपका स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग आ जाती है, जिसमें आप अपना जो भी सामान वगैरह बनाए तो उसको देखो। पहले हमें स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, ठीक है, रॉ मटेरियल को रखने के लिए भी वेयर हाउस चाहिए। आपका प्रोडक्ट बन गया तब भी आपको वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट होगी होगी तो सामान बनने और उसके बिकने के बीच में जो टाइम गैप होता है, मतलब आपने प्रोडक्शन कर लिया, अभी आप बेचोगे, जब सेल करोगे तो उसके बीच का जो टाइम गैप है उसमें भी आपको वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो गुड्स हैं उनको सेफ रखना और सीजनल डिमांड को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जैसे विंटर के क्लॉथ्स हो गए, ले लो, ठीक है, विंटर के क्लॉथ्स ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि विंटर आई तभी की तभी प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं, पहले से ही प्रोडक्शन होकर रहता है।
फिर जैसे विंटर आते हैं हम उसको अवेलेबल करवाते हैं। तो अगर क्या हो कि अगर हम पहले ही करवा दें, क्या होगा, डिमांड नहीं है पहले अवेलेबल करवा दे तब भी दिक्कत है ना। तो हमें मार्केट की जो सीजनल डिमांड है उसको भी बैलेंस करना होता है। अब तीसरी कैटेगरी है फैसिलिटेटिंग फंक्शन। ये वो पीछे के फंक्शंस है जो मार्केटिंग को स्मूथ बनाते हैं। अब स्मूथ बनाने के लिए जैसे कि फाइनेंसिंग, रिस्क टेकिंग हो गया, मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग से आप क्या समझते हैं? तो ये होता है बेसिकली चेक करना कि गुड्स की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं है। मतलब स्टैंडर्डाइज जो मार्क्स होते हैं, ठीक है, जैसे आप ISI का मार्क होगा, तो ये सारे हैं कि नहीं है, तो इससे हमें उसकी क्वालिटी का हिसाब से हम लोग को शॉर्ट करना। फिर नेक्स्ट है फाइनेंसिंग। अभी सब कुछ जितने फंक्शंस वगैरह उसके लिए फाइनेंस या फंड की ज़रूरत तो होती है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हमें अगर सामान के फ्लो को मेंटेन करना है तो उसके लिए भी हमको वर्किंग कैपिटल और फंड्स के अरेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट इज रिस्क टेकिंग। अभी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें रिस्क तो लेना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे रिस्क हो गया कि सामान खराब हो गया आपका, चोरी हो गई, या फिर मार्केट डिमांड का अचानक से चेंज हो जाना, तो ये सारी चीज़ें। फिर आ जाता है मार्केट इन्फॉर्मेशन। तो मार्केट इंटेलिजेंस और कस्टमर डेटा को कंटिन्यूसली गैदर और एनालाइज करना ताकि मैनेजमेंट सही डिसीजन ले सके। ऑलराइट, अभी आ जाते हैं सेक्शन 4 पर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसमें आपका ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपके 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप टाइमलाइन डायग्राम भी बना सकते हैं चाहे तो। ओके, सबसे पहले आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ये आपका था ट्रेडिशनल। अब यहाँ पर जो ध्यान देने की बात है, यहाँ पर मेन जो फोकस था किस पर था? प्रोडक्ट्स को चीप बनाना एज वेल एज मास अवेलेबल करवाना। मतलब इनका मानना था कि जैसे अगर प्रोडक्ट्स हर जगह अवेलेबल होगा और अफोर्डेबल रेट पर होगा तो फिर कंज्यूमर उन्हीं प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं। उनका मानना होता है कि जो सस्ते होते हैं उन्हें कस्टमर को वही पसंद आते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट का पूरा फोकस कहाँ रहता है? प्रोडक्शन एफिशिएंसी पे रहता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे प्रोडक्ट्स बनाएं, मास्टर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें कि बहुत सारे लोगों तक ये प्रोडक्ट्स पहुंच सके, और अग्रेसिव कॉस्ट रिडक्शन कैसे करें जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो सके? चीप हो सके। और इसका सबसे बड़ा रिस्क ये है कि कंपनीज प्रोडक्ट की क्वालिटी और कस्टमर की यूनिक प्रेफरेंस को क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो कि आया था वो था प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? अब बिजनेस ने सोचा कि सस्ता होने से कुछ नहीं होगा, मैं कस्टमर्स की जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर क्या वो प्रेफर कर रहे हैं, या जो हाईली क्वालिटी, परफॉर्मेंस और इनोवेटिव फीचर्स ऑफर करते हैं, तो हमें वो देखना है। तो अब पूरा जो कॉर्पोरेट फोकस है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर शिफ्ट हो रहा है। लेकिन इस चक्कर में कंपनीज ने एक बड़ा पिट होल में फंस गए, जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग मायोपिया। इस वर्ड को ध्यान रखेंगे, मार्केटिंग मायोपिया होता क्या है? यानी कि दूर की सोच ना होना। मतलब कंपनीज अपने प्रोडक्ट के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, उसको इतना अच्छा बनाने में लग जाती है कि वो भूल जाती है कि अभी दुनिया चेंज हो रही है और जो कस्टमर्स है उसकी नीड भी चेंज होगी। तो सिर्फ उतना ही ध्यान देना है जितने की ज़रूरत हो, ये नहीं कि हमें उसमें घुस ही जाना है। जैसे कि अगर कोई कंपनी ले लेते हैं, ठीक है, टाइपराइटर्स की कंपनी ले लो। उन्होंने टाइपराइटर्स, अगर एक कंपनी ने टाइपराइटर बनाने पे इतना ध्यान दे दिया, वो भूल गए कि कंप्यूटर आ चुके हैं, दुनिया डिजिटल कंप्यूटर्स पे शिफ्ट हो गई है, अभी टाइपराइटर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर भी वो लगे पड़े हैं फोकस करने में, तो इससे क्या होगा? बर्बादी होगी ना। इसी को आप क्या बोलते हैं? मार्केटिंग मायोपिया बोलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट। अभी जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है ये भी ट्रेडिशनल था। मतलब कस्टमर्स को ये माना जाता था कि कस्टमर्स क्या करेंगे, जो कंज्यूमर्स हैं तब तक सामान नहीं खरीदेंगे जब तक हम लार्ज स्केल सेलिंग और अग्रेसिव प्रमोशन नहीं करेंगे। अब फोकस हो गया था हार्ड सेल पर, अग्रेसिव पिचेस पर, और जो भी फैक्ट्री में बन चुका है ये नहीं देखते थे कि मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। हम सिर्फ जो बन चुका है उस पर ही फोकस करते थे, और ये शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस के लिए जो कस्टमर रिलेशनशिप भी ख़राब कर देता है।
इसी वजह से। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं ना कस्टमर को रिक्वायरमेंट क्या है, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट हमने अपने हिसाब से बना लिया फैक्ट्री में, फिर उसको क्या किया, बेचने का तो ख़राब हो सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो नहीं रहता है, और कस्टमर फिर ऐसी कंपनीज पर ज़्यादा रिलाई भी नहीं करते। नेक्स्ट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब आता था आगे, ये पूरे गेम को ही उल्टा कर देता है। इसका जो कोर मंत्र है, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल डिपेंड्स अपॉन डिटरमाइनिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ टारगेट मार्केट। मतलब जो टारगेट मार्केट है हमारा, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट या फिर गुड्स बेचना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो कंज्यूमर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से बेचना है। और जो कॉम्पिटिटर है हमारे कैसे बेच रहे हैं उसको भी ध्यान देना है, जिससे कि हम ज़्यादा महंगा भी ना बेचते और कम क्वालिटी का भी ना बेचें, तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये एक आउटसाइड इन अप्रोच है। सबसे पहले मार्केट में जाकर कंज्यूमर की प्रॉब्लम ढूंढो। ठीक है, क्या करना है, कंज्यूमर की प्रॉब्लम ढूंढनी है, फिर उसके मुताबिक फैक्ट्री में सामान डिज़ाइन करना है और फिर उसको बेचना है। नेक्स्ट फिर आया आपका सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये जो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है आज भी मतलब पूरी तरह नहीं आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को जो टास्क होता है वो डिटरमाइन करना होता है कि जो टारगेट मार्केट है उसका इंटरेस्ट क्या है, उसको कैसे तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या है, उस सब का ध्यान रखता है। तो इसमें मेनली 3 पिलर को एक साथ बैलेंस करना पड़ता है कंपनीज को। अभी 3 पिलर्स कौन से हैं? पहला है कंपनी का प्रॉफिट। ठीक है, फिर कस्टमर का वांट सेटिस्फैक्शन। सिर्फ हमको पैसा नहीं देखना ना, हमें ये भी तो देखना है कस्टमर खुश है कि नहीं है, क्योंकि फिर वो बाद में आएगा भी नहीं अगर अच्छा नहीं लगा उसको। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट भी देखना है। आज का सोच के अगर हमने कोई प्रोडक्ट बेच भी दिया तो कल को फिर हम क्या मुंह दिखाएंगे, है ना। अगर हमने एथिकली वो प्रोडक्ट नहीं बेचा तो लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाता है। तो अगर हम इको फ्रेंडली पैकेजिंग यूज़ करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट कम करते हैं, तो इस कंपनी की जो एथिक्स है वो सामने आते हैं और लोग कंपनी को ज़्यादा पसंद करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। तो लाइन बाय लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। पहले क्या है आपका प्रोडक्शन, इसमें फोकस किस पर था, मास प्रोडक्शन पर और उसको चीप बनाने पर, चीप एंड मास प्रोडक्शन। ठीक है, फिर दूसरा क्या आया, दूसरा आया प्रोडक्ट। क्योंकि मास प्रोडक्शन कर ही रहे थे तो क्वालिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, तो उसमें क्वालिटी पे फोकस किया गया और इनोवेशन पे फोकस किया गया। इसे मार्केटिंग मायोपिया का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने यूज़ किया था। फिर थर्ड है सेलिंग, अग्रेसिव सेलिंग और बहुत ज़्यादा प्रमोशंस करके सेल करना। फोर्थ है आपका मार्केटिंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और नीड को पहले रखना। फिर है सोसाइटल, तो एक सोसाइटल में जैसे आप ये ट्रायंगल ड्रॉ करते सकते हैं, जिसमें आपका पहला कस्टमर प्रॉफिट हो गया था। ठीक है, और फिर वांट्स हो गए थे कंज्यूमर के, एंड देन फिर लॉन्ग टर्म पब्लिक इंटरेस्ट हो गया था। तो ये वाला टॉपिक भी अभी कंप्लीट होता है। चलो ये एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग क्लास ख़त्म करेंगे। तो एग्ज़ाम में सेलिंग और मार्केटिंग का डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो फिर आप पैराग्राफ में मत लिखना, इस तरह से टेबल फॉर्म करना एंड फिर आंसर लिखना। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होती है, किस में, सेलिंग कॉन्सेप्ट में। सेलिंग कॉन्सेप्ट में पूरा फोकस हमेशा रहता है प्रोडक्ट बनाने में, मतलब फैक्ट्री प्रोडक्शन पे सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है। जबकि मार्केटिंग वाले में टारगेट मार्केट पे ध्यान रहता है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं ना, तभी कस्टमर की नीड्स वगैरह को पता चलती है, तब फिर हम बनाते हैं। जबकि सेलिंग वाले में क्या हो रहा है, पहले ही बना देते हैं फिर सेल करते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ डिफरेंस है, ज़रूर याद रखना इसको। नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को ही बेचने में लगे पड़े रहते हैं, किसमें, सेलिंग कॉन्सेप्ट में। तो सेलिंग का पूरा फोकस फैक्ट्री के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को क्लियर करने में होता है, और मार्केटिंग का पूरा फोकस कस्टमर की जो नीड्स हैं उसको सॉल्व करने पर होता है।
मीन्स यूज्ड यहाँ पे हैवी और सेलिंग प्रमोशंस यूज़ किए जाते हैं। जबकि मार्केटिंग में इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होती है, इसमें 4 P's का मिक्स को यूज़ किया जाता है। एंड गोल्स की बात करें तो एंड गोल सेलिंग वाले में प्रॉफिट होता है थ्रू हाई सेल्स वॉल्यूम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। जबकि मार्केटिंग में प्रॉफिट तो कमाना है, उसके साथ साथ कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के साथ भी नहीं खेलना है, उसको प्रॉपरली रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यू प्रोवाइड करनी है। अभी पर्सपेक्टिव की बात करें तो इसमें सेलिंग के कॉन्सेप्ट में इनसाइड आउट है, मतलब जो भी आपके पास है पहले आप उसको बाहर कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो। जबकि मार्केटिंग में आउटसाइड इन है, मतलब पहले आप बाहर देखते हो कि क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, फिर आप डिज़ाइन करते हो। ओके, नेक्स्ट इज बिजनेस फिलोसफी। बिजनेस फिलोसफी कहता है लेट द बायर बी अवेयर, मतलब बायर को अवेयर होना है पहले से ही, सामान खरीदने से पहले। जबकि मार्केटिंग का रूल कहता है कि लेट द सेलर बी अवेयर, मतलब सेलर की जिम्मेदारी है कि वो जो भी कस्टमर मांग रहा है उसको सही वैल्यू देना। ऑपरेशनल अप्रोच की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेलिंग की तो ये शॉर्ट टर्म होती है। वहीं अगर हम बात करें मॉडर्न वाले की तो ये लॉन्ग टर्म रहती है, मतलब मार्केटिंग लॉन्ग टर्म रहती है। ऑलराइट, अभी हम आगे वाले लेक्चर में मार्केटिंग मिक्स पढ़ेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। एंड जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हैप्पी लर्निंग।